तो मेनिंजाइटिस हुआ था ये पता था, लेकिन ये स्पेशल होगा ये नहीं पता था। आईक्यू उसका टेस्ट किया तो मुझे पता चला ये मतिमंद है, तब मतिमंद कहा जाता था। एक गार्डन में गई और बहुत बहुत रोई। हम लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, मेरे पास में 20 रुपीज़ वगैरह रह जाते थे। मैं एक कंधे पे मेरा बैग रहता था, एक कंधे पे मेरा बेटा रहता था। टाइम ऐसा हुआ कि मेरी सास को भी कैंसर हुआ। मैं बोली उनकी सेवा करना ये मेरा काम है। बास्केटबॉल के लिए एज अ कोच करके मैं सिलेक्ट हो गई थी 2011 में, और वो स्पेशल किड्स के लिए। तो मैं उनको लेके ग्रीस गई थी, और दोनों ही मेरे स्टूडेंट को सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल मिला था उस टाइम। मेरी कलीग्स बोलती थी कि अरे अपन बृहन्मुंबई महानगर पालिका में काम करते हैं, तू ये बच्चों को लेके जाती है, अगर कुछ हो गया बीच में तो तू क्या करेगी। मैं बोली कुछ नहीं होगा, ये बच्चे मेरे लिए भगवान है। ये सब बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाते हैं? यस, जितना हम ट्रेनिंग देंगे उतना इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ एक स्टूडेंट है जो 2024 में बर्लिन गया था, लड़का सिलेक्ट होके बर्लिन जाके आया, गोल्ड मेडल मिला, ताज होटल में जॉब मिला है। आपकी जर्नी और आपकी लाइफ तो बहुत स्पेशल है, बट शुरुआत करते हैं कैसे आप स्पेशल किड्स से, स्पेशल चिल्ड्रन से एसोसिएट होना चालू हुई। थोड़ा शुरू से हमारे गेस्ट के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा शुरुआत से बताइए। शादी होने के 2 साल बाद मुझे लड़का हुआ, तो तभी मुझे पता नहीं था कि ये मेरा बच्चा स्पेशल है। जैसे जैसे उसका प्रॉब्लम मुझे सामने दिखा, तभी समझ में आ रहा था कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। ओके। लेकिन हमारे फैमिली में कोई भी स्पेशल चाइल्ड नहीं था, तो इसके वजह से मुझे कुछ भी उसके बारे में नॉलेज नहीं था। और फिर बाद में पता चला कि इसको थेरेपी देने की है, इसको स्पीच नहीं है। इसके लिए हम लोग थेरापिस्ट के पास जाते थे, स्पीच के लिए मैं लेके जाती थी। फिर थोड़ा पता चला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग तभी नागपुर में रहते थे। तो मैंने कहा कि चलो अपन तो आपका ट्रांसफ़र मुंबई करते। हम उस बेसिक पे हमारा ट्रांसफ़र मुंबई में किया। मेरे हस्बैंड जो है माड़ा में काम करते थे। अच्छा। तो हम जब इधर आए अच्छा, मुंबई में, नागपुर में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, इसीलिए फिर आप हाँ मुंबई आने वैसे के। लग रहा था मुझे कि इतना अवेयरनेस नहीं था उस टाइम। हम्म। तो हम लोग सोचे कि ये कब की बात है? ये 1988 की। ओके। वो 1988 बॉर्न हुआ। हाँ हाँ। उसके कुछ महीने यानी 2 साल के बाद, तभी वो चल भी नहीं सकता था। ओके। तभी डॉक्टर ने कहा था कि ये लड़का चल भी नहीं पाएगा। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी, ये मेरे मम्मी को पता थी कि डॉक्टर ने कहा है कि ये चल भी नहीं पाएगा। लेकिन मैं अपनी वही हिसाब से उसका थेरेपी करना ये करना चालू था। लेकिन ये नहीं पता था कि ये बच्चा स्पेशल होगा, क्योंकि ओके। ये मेरे दिमाग में ही नहीं था। लेकिन ये लग रहा था कि नहीं, ये इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। इसके वजह से मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा सोशल कांटेक्ट लोगों से कम हो गया था। मैं फैमिली में किसी के साथ ज़्यादा नहीं रहती थी, फ्रेंड के साथ में नहीं रहती थी। मैं मेरा बच्चा, उसको थेरेपी लेके जाओ, उसका एक्सरसाइज करवाओ, यही चालू रहता, और घर का रूटीन काम। ये करते करते ऐसा लग रहा था कि अपने दुनिया में कुछ नहीं, यही मेरा ये सब कुछ है। इस वजह से हमारे जो वाइफ हस्बैंड थे, तो उनका भी रिलेशंस जो था, थे हम दोनों अच्छे से, लेकिन जितना हम एक वाइफ हस्बैंड के साथ रहना चाहिए उस तरफ से मैं उनके तरफ टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इसके तरफ था। फिर हम लोगों ने इसका ये 2 साल के बाद में हम लोग मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद में फिर मुझे पता चला कि ये मुंबई में एक बड़ी स्कूल है जय वकील करके, उसी में सब स्पेशल चाइल्ड ही पढ़ते हैं। वहाँ पे कुछ कोर्स होता है, ट्रेनिंग कोर्स होता है, और उसका टेस्टिंग वगैरह भी होता है, जैसे आईक्यू टेस्ट वगैरह होता है। तो मैं जब वहाँ पर गई, और वहाँ जाने के बाद में मुझे पहले तो लगता कि मैं एक दुनिया में दुखी हूँ, मेरे जैसा कोई किसी को गम ही नहीं है। मैं वही सोचती, वही उसी डिप्रेशन में रहती थी। डिप्रेशन इतना आ गया था कि कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं वो जय वकील स्कूल में गई, वहाँ मैंने देखा कि अरे इसके जैसे तो और बहुत सारे बच्चे नागपुर में भी मैंने देखा था, लेकिन उसके कंपेयर में बहुत कम बच्चे थे। और यहाँ पे जो बच्चे थे तो इतने टाइप के बच्चे थे कि एक एक फैमिली में 2-2 3-3 बच्चे हैं। ओह।
तो मैंने सोचा कि मेरा तो दुख कुछ भी नहीं है, ये मेरे से ज़्यादा इनको गम है। तो लोगों का जब मैंने दुख देखा तो मैं अपना गम ही भूल गई कि नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं, हम अभी पहला आपके बेटे को क्या डिसऑर्डर है? उसको आफ्टर मीन्स बर्थ के बाद में उसको फीवर आया। फीवर जो ब्रेन में जाने के वजह से उसको मेनिंजाइटिस हुआ था। ओके। तो मेनिंजाइटिस हुआ था ये पता था, लेकिन ये स्पेशल होगा ये नहीं पता था, क्योंकि उसका सब डिले हो गया था, चलना बोलना ये सब कुछ डिले होते गया। लेकिन ऐसा लगता था कि ये हो जाएगा ठीक। लेकिन जब आईक्यू उसका टेस्ट किया तो तभी पता चला कि इसका यानी नॉर्मल से ये बच्चा बहुत पीछे है। और तभी मुझे पता चला, लेबल लगा उसको कि ये मतिमंद है। तब मतिमंद कहा जाता था। तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि मतिमंद क्या होता है। तो उसके बाद में मैं घर में तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं बाहर गई, एक गार्डन में गई और बहुत बहुत रोई कि मेरा बच्चा ऐसा है। लेकिन मैंने घर में नहीं शेयर किया, ये तभी शेयर नहीं किया कि मैं बोली नहीं हो जाएगा कुछ ना कुछ आगे। उसके बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हम तब अंधेरी रहते थे और हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड अकेले कमाने वाले, वो जूनियर इंजीनियर थे। उस टाइम तो पेमेंट भी बहुत कम था। और हम अंधेरी रहते थे मेरे देवर के घर में। वहाँ से मैं उसको हाजी अली लेके जाती थी थेरेपी के लिए, एक्सरसाइज के लिए। वो तब अंधेरी में थेरेपी नहीं होता था? नहीं, पता ही नहीं था। और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था हाजी अली का, तो उसमें तो अपने को फीस देनी नहीं पड़ती थी। हम लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि उसको इतना फीस देनी चाहिए। तो खाली मेरे पास में 20 रुपीज़ वगैरह रह जाते थे। मैं एक कंधे पे मेरा बैग रहता था, एक कंधे पे मेरा बेटा रहता था, क्योंकि चल नहीं सकता था। तो मैं उसको लेके जाती थी हाजी अली ये में। क्या एज थी तभी बच्चे की? तभी उसकी एज थी 4 साल की थी। ओके। हाँ, उसके बाद में धीरे धीरे वो चलना तो चालू तब किया। बोलना और चलना नहीं चालू नहीं, नहीं 5 हुआ साल के बाद चलना चालू हो गया, बोलना चालू हो गया। और उसके पहले थोड़ा सा वो चलना सीख गया था। था? ओके। तो उसके बाद में फिर थोड़े 2 साल हम मुंबई में रहने के बाद में मेरे हस्बैंड का फिर से ट्रांसफ़र हो गया नागपुर। यानी एक प्रोजेक्ट था, बाढ़ आ गई थी, उसके वजह से उधर जाना पड़ा। तो वो एक नरखेड़ गाँव है नागपुर में, उधर रहते थे और मैं अपने ससुराल में रहती थी। वहाँ जॉइंट फैमिली नागपुर में? नागपुर में, प्रॉपर नागपुर में। वहाँ उसी टाइम ऐसा हुआ कि मेरी सास को भी कैंसर हुआ। और ये बेटा मेरा इतना ऐसा था कि उसको थेरेपी के लिए लेके जाना, सब कुछ करना। और उसके बाद में वो कैंसर था, थ्रोट कैंसर था सास को। लेकिन लोग मुझे कभी कभी ऐसे बोलते थे, अरे तेरा बेटा इतना ऐसा है तो तू क्यों अपने सास के पास उसको इतना लेके जाती है, क्यों करती है? लेकिन मुझे कुछ नहीं लगता था। मैं बोली उनकी सेवा करना ये मेरा काम है, और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होगा, मैं करती हूँ, मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ। तो 2 साल मैंने वहाँ पे निकाले। वैसे तो पॉजिटिव निगेटिव आते रहते थे लाइफ में, और लेकिन मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि मेरी भाभी थी, भाभी हमेशा मेरे बेटे का ध्यान रखती थी। वो अपने हाथ से खाना ही नहीं खा सकता तो वो खाना खिलाती थी, बहुत साल तक उसको खाना खिलाया उसने। फिर हम लोग बाद में मुंबई आए। मुंबई आने के बाद में मैंने उसको एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलवाया। जब वो 8-9 साल का था। उसको एक कनोसा स्पेशल स्कूल करके माहिम में था। हम लोग फिर माहिम रहने के लिए आए। और मैंने बीएड स्पेशल के लिए एडमिशन लिया। वो जो जय वकील स्कूल थी, तो वहीं पे ट्रेनिंग कोर्स होता था 1 साल का, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। ये स्पेशल ट्रेनिंग? स्पेशल ट्रेनिंग यानी ये बच्चों को जो टीचर चाहिए, जैसे कि नॉर्मल बीएड होता है वैसे ये स्पेशल बीएड था। तो उसके लिए मैंने एडमिशन लिया। तो ये ख्याल कैसे आया कि खुद ही कर लेना चाहिए? ये कैसे अचानक है, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जॉब करूँगी। जॉब तो ख्याल ही नहीं था। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मेरी एक फ्रेंड बोली कि अरे यहाँ पे एक ट्रेनिंग होता है, तो वो करती क्या? तो उसने मुझे फॉर्म ला के दिया और मैंने स्टार्ट किया। तभी हमारे पास में वो फीस देने के लिए भी पैसा नहीं था हमारे पास में, 8,000 था तभी। तो मेरे हस्बैंड ने किसी से लोन लेकर फिर मुझे वहाँ पे एडमिशन दिलवाया। मैंने 1 साल वो ये कोर्स किया बीएड स्पेशल। उसी टाइम मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आए कि क्या होता है स्पेशल बच्चे, कैसे कैसे हम लोगों को फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। शादी के बाद ऐसा बच्चा होने के बाद में भी मैंने कैसे पढ़ाई की, ये सब एक्सपीरियंस मुझे आते गए। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि
मैं यानी स्पेशल बच्चे के लिए मुझे काम करना है, ये मेरे दिमाग में धीरे धीरे आते गया। उसके बाद में मैं अच्छे से पास हो गई। मैं कभी फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुई थी, ना 10th ना 12th ना ग्रेजुएशन, लेकिन मैं बीएड स्पेशल में फर्स्ट क्लास में पास हो गई थी। ये मेरा योगदान तो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और उसके बाद मैं चलो अभी ये करते, ये जॉब भी करे तो हम भी जॉब करने का ऐसा मैंने ऐसे रैंडमली थोड़ा करते गई कि प्राइवेट इसमें ये किया। AWMH करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे मैंने हाफ डे से ऐसे जॉब किया, 1.5 साल तक जॉब किया। उसके बाद में ऐसा हो गया कि मैं सेकंड चांस में प्रेग्नेंट रह गई। उसके उसी टाइम मुझे BMC का भी मैंने फॉर्म भरा था, और दोनों एक ही टाइम आ गया, मेरा प्रेगनेंसी और ये। तो अभी दोनों में से क्या चॉइस करने का। अभी मैंने 2-3 जनों से कांटेक्ट किया, ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बच्चा भी चाहिए था और जॉब भी चाहिए था, और वो भी BMC में। तो दोनों मेरे लिए तो बहुत था ही अच्छा है। अपॉर्चुनिटी तो अच्छी आई थी, तो फिर मैं और लकीली ऐसा हो गया कि मुझे BMC में भी जॉब मिला, और मुझे मेरा लड़का भी मिल गया, कि ये वो सेकंड लड़का मेरा हुआ 98 में। और मुझे खार स्पेशल स्कूल जो मुंबई में फर्स्ट थी, जो स्पेशल बच्चों के लिए स्टार्ट हुई थी मुंबई महानगर पालिका के लिए, तो उसमें मुझे जॉब मिला। मीन्स मेरा अपॉइंट वहाँ पे हो गया था। हो मैं जहाँ लगी वहीं से मैं रिटायर्ड हो गई। 25 साल मैंने वहाँ पे काम किया। और ये सेकंड बच्चा आने के बाद में ऐसा नहीं हुआ मेरा कभी कि मैं पहले वाले के तरफ नहीं देखूंगी और इसको देख रही ईशान को देख रही है, ऐसा नहीं हुआ मेरा कभी, क्योंकि दोनों को सेम तरीके से देखती थी। और कभी ऐसा होता था कि जब वो छोटा था ईशान, तो मैं अपने स्कूल में लेके जाती थी, उसको दिखाती थी कि देख ये बच्चे कैसे हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के बच्चे, यानी हमारे खार दांडा, ये छोटे झोपड़पट्टी से ही बच्चे आते थे। अच्छा। तो उसी में ऐसे उनका बैकग्राउंड थोड़ा लो इकोनॉमिकल वाला था, तो सब उसी टाइप के बच्चे थे। बहुत 1-2 बच्चे ऐसे होंगे कि वो थोड़े अच्छे फैमिली के। तो मुझे अच्छा लगता था उनके साथ काम करना। और क्योंकि मैंने प्राइवेट में काम किया था, तो वो इतना प्राइवेट में तो बहुत काम करवा लेते थे। अभी उस टाइम BMC में, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि काम नहीं करते, लोग काम करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि धब्बा लग जाता है कि नहीं BMC के लोग काम नहीं करते। लेकिन जहाँ अगर इंटरेस्ट है, हमें कुछ करना है, तो हम इंटरेस्ट से काम करते ही है। तो मैं वहाँ पे मैं सेटल हो गई थी अच्छे से। पहले स्टार्टिंग में मुझे नहीं अच्छा लगा था कि मैं यहाँ पे काम करूँगी। मैंने अपने पिताजी को कॉल किया कि मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो काम नहीं हो रहा इतना। मेरे दिमाग में हो गया, क्योंकि 1-2 लोग ऐसे दिखे मुझे कि काम नहीं कर रहे। तो लेकिन नहीं बोले, एक तो BMC में या गवर्नमेंट में किसी को जॉब नहीं मिलता, तू काम जॉब करने का। सिंसियरली मैं अपना जॉब करती रही, मेरे बेटे को कभी कभी लेके जाती थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता गया। और जब ये बड़ा हो गया, थोड़ा 6-7 का हो गया, अब बच्चे नीचे खेलते थे, खेलते वक्त ऐसे उसको दिखता था वो कि कुछ बच्चे अच्छे नॉर्मल से है, मेरा भाई क्यों ऐसा है। उसको भी थोड़ा फील होता था कि मेरा भाई क्यों ऐसा है। तो उसने सडनली आके मुझे पूछा कि माँ, मेरा दादा क्यों ऐसा है। उस टाइम मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई कि मैं उसको क्या जवाब दूँ अभी। थोड़ा देर तक मैं भी चुपचाप रही कि ठीक है, मैं बताती हूँ तुझे कि देख, तेरा दादा बहुत अच्छा है। मेरे स्कूल के बच्चे तूने देखे ने कैसे है, कोई चल नहीं सकते, कोई व्हील चेयर पे भी आते हैं। और ये जो बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, कोई घर काम करते हैं, किसी को पापा नहीं है, किसी को माँ नहीं है। तुम्हारी माँ भी जॉब करती है, तुम्हारे पापा भी जॉब करते हैं, तेरे दादा को अगर थेरेपी की ज़रूरत है तो हम पैसा दे सकते, हमारे बच्चे दे सकते क्या हमारे स्कूल के। तो हाँ, उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में उसको समझा। उसके बाद में उसने कभी नहीं पूछा कि मेरा भाई ऐसा क्यों है, मेरा दादा क्यों ऐसा है। लेकिन बहुत साल के बाद में जब मेरा बर्थडे था, तो उसने एक मेरा को गिफ्ट जैसे दिया कि माय दादा इज़ बेस्ट दादा। कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरा प्यारा मेरा दादा है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड
और उसके बाद में ऐसा हो गया कि वो अपने स्कूल में एडजस्ट हो गया, मैं अपने जॉब में एडजस्ट हो गई। और जॉब में काम करते करते ऐसा हो गया कि मैं बच्चों के साथ में स्पोर्ट्स भी काम करती थी, मेरा इंटरेस्ट था उसमें। मैं 1-2 साल सिंगिंग भी किया, हारमोनियम सीखी, क्योंकि वो सिंगिंग हारमोनियम हमारे बच्चों के लिए मुझे अच्छा पड़ता था कि सिखाने के लिए, क्योंकि उनमें कुछ तो भी खूबियाँ रहती है कि जब अगर पढ़ने में नहीं है तो सिंगिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो स्पेशल किड्स है उनमें एक ऐसा कुछ एक खूबियाँ रहती होता है। है। ओके। हाँ, वो थोड़े 2 साल के बाद में फिर मैंने चेंज किया, मैं स्पोर्ट्स में उनको ज़्यादा ये करती गई। और उसी टाइम मेरे 2 स्टूडेंट उस टाइम 2011 में एक लड़की जो थी एथलीट, वो हैंडबॉल के लिए सिलेक्ट हुई, और एक लड़का था वो नहीं, हाँ लड़की थी बास्केटबॉल के लिए रेडी हो गई, और लड़का था हैंडबॉल के लिए। दोनों भी खारदांडा में रहने वाले कि उनके पास में उनका पासपोर्ट निकालने के लिए भी पैसा नहीं था। सिलेक्ट किस किस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुए? स्पेशल ओलंपिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे नॉर्मल लोगों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स है। हमारे नॉर्मल के लिए ओलंपिक्स है, तो उसी टाइप ये स्पेशल ओलंपिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, कि जो ओके। स्पेशल बच्चे उनमें भाग ले सकते हैं। तो लेकिन उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। तो ये जो बच्चे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट, नेशनल होके इंटरनेशनल तक जाते हैं। तो वैसे ही हमारे मैंने उनके लिए 4 साल मेहनत की कि यहाँ से भी मुझे जब मैं प्रैक्टिस करवाती थी, जहाँ स्टेट लेवल होता था तभी भी कंपटीशन बहुत टफ थी, लेकिन दोनों भी वो सिलेक्ट हो गए। और उसी टाइम मैं भी बास्केटबॉल के लिए एज अ कोच करके मैं सिलेक्ट हो गई थी 2011 में। और वो स्पेशल किड्स के लिए ही? स्पेशल किड्स के लिए, तो मैं उनको लेके ग्रीस गई थी। तो यहाँ से इंडिया की टीम थी, तो इंडिया के टीम के साथ हम लोग गए थे वहाँ ग्रीस में। और दोनों ही मेरे स्टूडेंट को सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल मिला था उस टाइम। ओह। और उस टाइम उनके पास में पासपोर्ट निकालने के लिए पैसा नहीं था, तो सब मैं करवाती थी कि कुछ उनको टी शर्ट चाहिए, कुछ बैग्स चाहिए, तो हम लोग खुद ही उनको प्रोवाइड करते थे, जितना मुझसे होता था मैं करती थी। और उसके पहले भी मैं यहाँ गई थी, मैं फिनिक्स स्पोर्ट्स करके है एक मुंबई में ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की मैं प्रेसिडेंट थी। तो वहाँ भी स्पोर्ट्स ही चलते हैं। वहाँ से एक टीम गई थी स्वीडन, नॉर्मल टीम जाती थी, तो उसमें हम लोगों ने यूनिफाइड टीम करना था, तो मैं अपने 2 स्पेशल स्टूडेंट लेके गई थी। ओह। तो उसमें 2 लड़कियाँ, गर्ल्स टीम में हम लोग स्वीडन गए थे। देन उसके वो स्पोर्ट्स तो मेरा एक पैशन ही बन गया था। तो मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहती थी, काम करना है, स्पोर्ट्स में जाने का है, स्कूल भी देखना है, ये सब करते करते मैं ये करती थी। जब हम लोग निकलते थे स्पोर्ट्स के लिए, तो कभी कभी 8 बजे निकलना पड़ता था, और पूरा दिन ग्राउंड में रहना, फिर रात को मैं 8 बज जाते थे। मेरी कलीग्स बोलती थी कि अरे अपन बृहन मुंबई महानगर पालिका में काम करते हैं, तू ये बच्चों को लेके जाती है, कभी अपने को परमिशन मिलती नहीं मिलती, अगर कुछ हो गया बीच में तो तू क्या करेगी? मैं बोली कुछ नहीं होगा, ये बच्चे मेरे लिए भगवान है, इनके आशीर्वाद बहुत कुछ है, कुछ नहीं। और अब लास्ट मोमेंट तक मैंने इतने अच्छे से जॉब किया कि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मैं 25 साल सेफली काम किया मैंने, कभी कुछ ना, कभी खरोच आया ना, कुछ भी नहीं हुआ। और डेडिकेशन से काम किया तो सफलता मिलती है। और मेरा बेटा तो मेरे लिए सब कुछ है, उसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची, ऋषि के वजह से। जैसे वो बड़ा होते तो गया। उसको ट्रेन करते करते आपको ये बच्चों के साथ रहने का, उनको हैंडल करने की स्ट्रेंथ और उनको वो माइंडसेट एक डेवलप होते गया। माइंडसेट डेवलप होते गया, और उसमें भी डेवलपमेंट ज़्यादा ही दिखने लगे। कि जैसे कि हमारा ऐसा माही में ऐसा घर था कि हमारा बेडरूम ऊपर, और मैं हॉल और ये रहता था किचन। तो मेरा भांजा मेरे साथ रहता था, रिकी। तो वो उसको भी थोड़ा जॉब का प्रॉब्लम था, तो कभी लेट आता था, और वो दोनों नीचे रहते थे। कभी 12 बजे 1 बजे आता था, तो वो उसके लिए जगता था, सोता नहीं था। जब आता था वो उसको पूछता था, दादा तुला उशीर झाला, तू काळजी करू नकोस, काही नाही होणार, टेन्शन घेऊ नको, तुला जॉब मिळेल. ओ।
वो इतना वो उसको उसके आँख में आंसू आ जाते थे कि ये मेरे से छोटा है, लेकिन वो इतना अच्छे से बोलता। ये तो हमें नॉर्मल बच्चे भी नहीं बोलते, नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं बोलते कि तेरे को इतनी तकलीफ हो रही बाहर, तेरे को जॉब नहीं मिल रहा, तेरी शादी नहीं जम रही, ये हमें कोई पूछता नहीं। लेकिन ये लड़का, ये इसके एक शब्द से, इसके एक मोटिवेशन से मुझे हिम्मत आती थी। उसको रोज़ वो ये देता था कि नहीं तू चिंता मत कर, तू कुछ मत कर, तू खाना खा ले, सो जा, अच्छा हो जाएगा। तो वो मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा बोलता था। जब उसकी शादी जम गई तभी बोलता था ये लड़का मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओह! और जितना हमें नहीं पूछते, जब हम फैमिली में जाते हैं किसी के शादी में, तो सभी जन उसको इतना अच्छे से बात करते कि मुझे लगता ही नहीं कि ये कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है या कुछ अलग है। लोग भी ऐसे नहीं, सभी फैमिली वाले लोग जो है सपोर्ट करते। लेकिन शुरू में मुझे तकलीफ हुई थी कि जब ये मेरा बेटा हुआ था तो मेरे फैमिली में किसी ने बोला था, तभी उसके ऐसे ड्रूलिंग होता था और ऐसा एक हाथ ऐसा उल्टा रहता था, ज़मीन पे रहता था, चल नहीं पाता था। तभी मेरी फैमिली ने बोला अरे लाइफ में बोले अगर कैसा भी काला शिमड़ा विमड़ा ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए। वो दिमाग में मेरे बात बैठ गई थी कि ऐसे भी अपने ही लोग बोलते बोल हैं। सकते हैं, हाँ। हाँ, कभी शादी में हम जाते थे तो उसके तरफ देख के कोई हंसता था, तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि नहीं, अगर इसके ऊपर कोई हंस रहा ना तो उनके घर में मैं पैर नहीं रखूँगी। एक दो लोग थे ऐसे, तो मैं कभी नहीं जाती। जब भी नागपुर जाती हूँ तो उनके घर में नहीं जाती हूँ, मुझे वो बात याद आती है, हाँ। नहीं जाने का। और लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हर रिलेटिव्स, हर जो भी उसके कजिन्स है, में उसकी भाभियाँ लोग हैं, कजिन सिस्टर है, उसको प्यार से संभालती है, प्यार से उसको देखते हैं, प्यार से बात करती है और उतना ही घुल मिल जाता है उनके साथ में। ये सब बच्चे कुछ इंडिपेंडेंट हो पाते हैं? यस, उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है। हम्म। जितना हम ट्रेनिंग देंगे उतना इंडिपेंडेंट हो जाता है। कुछ मेरा ही एक स्टूडेंट है जो अभी 2024 में बर्लिन गया था। 8 साल उसके साथ में मैं मेहनत की। वो HIV था प्लस ID। तो वो भी ऐसे जू के इसमें जो छोटे से घर में रहता था। तो वो बास्केटबॉल के लिए मैंने उसको ट्रेनिंग किया। ट्रेन होकर फिर वो बास्केटबॉल के लिए रेडी होकर बर्लिन के लिए इंटरनेशनल के लिए ये हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जब उसका वो माइनर था तो उसका पासपोर्ट निकालने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इतना कि जब हम लोग जाते थे कि ये नहीं डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये करते करते और उधर दिल्ली से फ़ोन आता था, अरे इनका कब होगा, कम होगा, नहीं तो हम लोग कैंसिल करेंगे, ये एथलीट का नाम कैंसिल कर देंगे। लेकिन हम लोग लास्ट तक हिम्मत नहीं मारी क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और वो लड़का सिलेक्ट होके बर्लिन जाके आया, गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद में उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए आए। 2 लाख रुपए आने के बाद में मैंने उसके सिस्टर को फ़ोन किया कि आशीष के अकाउंट में पैसे आए क्या? हाँ मैडम 2000 कुछ। मैं बोली तू कैसे देख रही, तू देख ना 2000 नहीं आए हैं, 2 लाख आए। मैं बोली ज़ीरो गिन। अच्छा, तो उनको वो बोलती मैम नहीं, हमने कभी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं देखा है, ये 2000 ही हो गए मैम। वो मुझे मेरे साथ बहस करे। मैं बोली नहीं, ये 2 लाख से तू गिनती कर, सोनी गिनती कर, ये इतने इतने हैं। तब उसको यकीन हो गया कि नहीं, मेरे भाई के अकाउंट में इतना लाख रुपया आया। तो वो कभी भी उसकी माँ और बहन जब भी मुझे मिलते हैं या बात करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी है कि उनके लिए मैं कुछ तो भी कर पाई हूँ। और फिर उसके बाद में वो बच्चा तो गोल्ड मेडल लेके आया। हम लोग उसको एयरपोर्ट से अच्छे से उसके घर तक गए उसको छोड़ने के लिए। उतना छोटा सा घर, उसके वो बोल रहा था नहीं मैम को अपने घर मत लेके आओ, मेरा घर छोटा सा है। नहीं नहीं नहीं, वो एक्शन से बोला। मैं बोली नहीं नहीं, हम जाएंगे। हम दोनों वाइफ हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी कलीग्स, हम लोग सब गए थे उनके घर में। मम्मी ने खाना वगैरह खिलाया था। उसके बाद वो लड़के को अभी ताज होटल में जॉब मिला है। ओह! अभी वो 4 महीने हो गया वो जॉब कर रहा है। अरे वाह! लेकिन लड़का बहुत अच्छा डिसेंट लड़का है। बराबर संडे होगा कुछ तो भी होगा, आएगा मिलेगा, कैसे, वो एक्शन से पूछेगा मुझे। और वो बात नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता तो और सुन उसको नहीं क्या पाता। जॉब जॉब मिल गया उसको?
उसको हाउस की इसका होटल में मिला है, सर्विंग का वगैरह वही ओके काम करता है। तो अभी उसका रेपुटेशन वहाँ पे इतना अच्छा है कि उसको आगे आगे उसको और कुछ अच्छा मिलेगा। वेरी गुड। तो उसको थोड़ा मतलब कुछ साइन बच्चे वो कर पाते हैं, कर इंडिपेंडेंट पाते। नॉर्मल लाइफ भी मेरा जी ऋषि सकते भी वो कोविड के पहले जिंजर होटल में जाता था, हाउस कीपिंग का जॉब था उसका, क्योंकि हाउस कीपिंग का उसने ट्रेनिंग लिया था। वो क्या है, उसने 2-3 महीना अच्छे से जॉब किया, हैं। लेकिन वो बोलता बहुत है। अच्छा। यानी घूमते रहेगा, इसके साथ बात करेगा, उसके साथ बात करेगा, कोई गरीब दिखेगा तो उसको फिर अपने पास से पैसा दे देगा। अच्छा। और एक बार बोले कि मुझे 500 दे देना। मैं बोली क्यों? नहीं, वो एक अंकल है ना, वो बहुत गरीब है, उसके पास में पैसे नहीं है ना, उनके घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं। उसने 500 दे दिया उसको। बोले ठीक है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हाँ। वो ऐसे ही करता था। फिर मैनेजर वगैरह थी तो वो बोले कि नहीं, ये बहुत बात करता है, काम कम कर रहा है, फिर उसको निकाल दिया। अच्छा। ये उसके बाद में उसने जॉब ही नहीं किया। हम्म, बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिया, बीकेसी में जा जा के इंटरव्यूज अच्छा। दिए। लेकिन उसका थोड़ा एक राइट हैंड बहुत वीक है, तो उसके वजह से उसको थोड़ा तकलीफ होता है। तो मैंने अभी बोले नहीं, जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। मेरे साथ में वो ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं ग्राउंड में, तब आता है, बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करता है। बट कौन से बच्चे इसमें, स्पेशल किड्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं ना, लाइक हाँ हाँ, ऑटिस्टिक जैसे है। डाउन सिंड्रोम है, हाँ। और देन स्पास्टिक है, ऑटिज्म है, तो आईडी। कौन से बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाते हैं, ऐसा कुछ है, या ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये बच्चे कर डिपेंड है वो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, उसके बाद में उनका आईक्यू भी देखना पड़ता है, आईक्यू कितना ले, अंडरस्टैंडिंग कितना है। और मेन तो हम ट्रेनिंग देने के ऊपर भी है ना, हम कितना उसको अच्छा। ट्रेनिंग दे रहे, वो बच्चा कितना टाइम तक हमारे पास में आता है, पेरेंट्स सपोर्ट कितना है, तो ग्राउंड की कुछ फैसिलिटीज कितनी मिल कुछ रही है हमें। कुछ एज लिमिट है कि ये एज से अगर ट्रेनिंग देना चालू किया तो बच्चे। नहीं, जितना अर्ली करेंगे ना तो उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। अच्छा। हाँ, जितना कोई भी चीज़ अगर हमें पता चल गई कि इसमें ये जैसे बच्चा चल नहीं रहा, बात कर नहीं रहा, तो उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया तो बेटर होगा। लेकिन पहले ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा ऐसा है। हाँ हाँ उनको ही हाँ। टाइम लगता है कि हमारा बच्चा स्पेशल है, तो उसमें कोई भी टाइम चला जाता है। डिसऑर्डर हो, बच्चे नॉर्मल, मतलब एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। नहीं, सभी नहीं हो सकते, कभी कोई अच्छा। बच्चा तो चल भी नहीं सकता है। हम्म। वो तो उसका स्पास्टिक अगर होगा तो ज़मीन पे रहता है, उसके पैर टेढ़े रह गए, हाथ, ये स्पास्टिक बच्चा तो उसको तो ओके। हमेशा हेल्प लगती है। और सीवियर अगर बच्चा है, आईडी बच्चे में सीवियर है, तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। अच्छा। उसकी सिवेरिटी कितनी है, वो कितना कर पाता है। तो वो एक लेवल है जो पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा बच्चा हाँ ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि इसमें इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, इसको ये ट्रेनिंग देना चाहिए। तो बट अभी तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग से डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाता है बहुत सारे। अभी तो इतनी गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी है कि इनको जॉब मिल रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे बच्चे हमारे होटल्स में काम कर रहे हैं, और कोई गवर्नमेंट में भी उनको इसका मिल ही रहा है ना, हाउस कीपिंग का मिलता है, और या दूसरे छोटे मोटे काम होते तो मिलते ही आराम से। अभी ओके। एनओएस का एग्ज़ाम देते तो बच्चे 10वीं तक भी पास हो जाते हैं, अच्छा। माइल्ड बॉर्डर लाइन के बच्चे हो तो। और मॉडरेट भी अगर होगा तो उसको अच्छे से पढ़ाई की स्टार्टिंग से, तो वो भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो फिजिकल के अलावा स्पेशल बच्चों में कुछ ऐसा, मतलब आर्ट्स के तरफ कुछ होता है, या ऐसा कुछ है क्रिएटिव माइंडसेट ऐसा है होता है? क्रिएटिव क्रिएटिव नहीं क्या बोल सकते उनको, हम अगर डेवलप करेंगे तो होता भी है उनमें, क्रिएटिविटी है उनमें। बहुत सारे बच्चे में ड्राइंग में है, डांस में है, कोई बच्चे ऐसे कि म्यूज़िक में भी है, तबला बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं। अच्छा। है ये उसमें है मतलब उनमें वो ये खूबी म्यूजिकल सेंस और वो आर्ट्स का सेंस होता है, होता ही है उनमें। बट तो सभी ट्रेनिंग बच्चों प्रॉपर में होनी। नहीं बोल सकते, किसी किसी को तो ग्रिप ही नहीं रहती है, तो लिख ही नहीं पाता, तो ड्राइंग भी नहीं कर सकेंगे। इसमें डांस में कोई डांस में अच्छे होते हैं, कोई ड्राइंग में अच्छे होते हैं, और स्पोर्ट्स में भी तो कोई बट अच्छे ही प्रॉपर होते। ट्रेनिंग होना प्रॉपर चाहिए। ट्रेनिंग होना चाहिए उनको। अगर हम सोचेंगे कि नहीं बच्चा ऐसा हो गया तो उसको घर में ही बिठाना चाहिए, तो नहीं हो सकता है। हाँ।
पॉसिबिलिटी मतलब नहीं है, सही टाइम पे सही एक्शन लेना ज़रूरी लेना है। ज़रूरी है। अभी जैसे कि अभी आपने सितारे ज़मीं पर मूवी देखी होंगी, उसमें तो बच्चों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये स्पेशल बच्चे हैं। हाँ, वो हाँ। खुद ही इतना अच्छा एक्ट कर रहे थे हाँ, कि हाँ। उसमें से वो ऋषि सहानी करके है वो बच्चा। हुँ। वो थोड़े टाइम मेरे पास में भी आता था ग्राउंड पे ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। हाँ, उसमें से जो कुछ साइड रोल्स में है बच्चे, कोई ऑडियंस में, तो हमारे होप फाउंडेशन के हैं बच्चे, ओके। उसमें 3-4 बच्चे हैं। तो उसमें ऐसे तो आपको लगेगा नहीं कि ये सच में स्पेशल बच्चे हैं कि क्या। तो आपका ये होप फाउंडेशन के बारे में बताइए ना थोड़ा? हाँ, तो मैं 25 साल जॉब करने के बाद, हाँ, बीएमसी में जॉब करने के बाद में मैं रिटायर हो गई। तो सडनली ऐसे दिमाग में आना, अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैंने दिमाग में तो नहीं था कुछ करने का, नहीं आया था। तो सडनली अरे हमारे इधर कैसे था, स्कूल में 18 साल तक ही बच्चों को रखते। अगर जो बच्चे अच्छे घर के हैं वो तो प्राइवेट में कहीं पे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। हमारे इधर वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। 18 साल तक बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसके बाद में एक तो घर में रह सकता है या तो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग में। अगर पेरेंट्स की क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो मैंने सडनली दिमाग में आया कि 18 साल के बाद में बच्चा क्या करे, चलो अपन वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। स्किल बेस। तो ओके। उसमें हम लोगों ने, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, इन सब ने मिलके हम लोगों ने ये होप फाउंडेशन की शुरुआत की है। ओके। तो वो स्टार्ट अभी 3 साल हो जाएंगे उनको भी स्टार्ट करके। तो वो 3 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे कि जैसे ग्राउंड में स्टार्टिंग में मेरे पास में 4-5 बच्चे थे, अभी हमारे पास में 35 बच्चे हो गए। ओके। और ये कहाँ पर है? ये जैसे कि ट्रेनिंग तो मैं पटवर्धन ग्राउंड पे लेती हूँ, या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। उसके बाद में सैटरडे संडे वोकेशनल ट्रेनिंग मेरे घर पे होता है, क्योंकि हमें जगह नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं, क्योंकि मुंबई में जगह मिलनी बहुत मुश्किल बात है। हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कभी मिलते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल सैटरडे संडे घर पे वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। ओके। और बच्चे जो 1 से 5 बजे तक आते हैं, उसमें ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि जो स्किल उनको आगे काम में आ सकती है। जैसे कटिंग्स है, होटल्स में जो जो रिक्वायरमेंट चलती है कि किचन में वो कटिंग करना, पेस्टिंग करना। उसके बाद में अगर वो ट्रेन हो गए तो हम लोग जॉब के लिए भी उनको आगे सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करते हैं। ओके। देन उसके बाद में हमारा ये अक्टूबर नवंबर में एक एग्जीबिशन होता है। तो उसके लिए हम लोग दिया वगैरह बनाना, ग्रीटिंग कार्ड्स, एनवलप्स और अलग अलग शो पीस वगैरह बना के हम लोग एग्जीबिशन में रखते ये हैं। सब यू ऑपरेट फ्रॉम योर होम ओनली? या अच्छा। पूरा घर पे ही करते हैं। और तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इन बच्चों के लिए या जो पॉलिसीज़ है वो आज की डेट में सफिशिएंट है, या इसके लिए इसमें और कुछ आप उस तरफ भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये? गवर्नमेंट अभी कर रही, अभी ज़्यादा दे रही फैसिलिटीज़, अभी अभी ज़्यादा हो रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं था। अभी हर रोज़ हम पढ़ रहे हैं ना, तो मिल रही है हमको नहीं, इस दिशा में आप कुछ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसी नहीं चेंज करने के लिए नहीं, कुछ? हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तरफ ही मेरा ध्यान हो रहा है। मैं गवर्नमेंट के इसमें नहीं जा रही ज़्यादा, क्योंकि ओके। मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है हाँ। और नहीं अच्छा लगता और ये मेरा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अभी भी चालू है? हाँ, वो तो अभी भी मेरे 2025 में मेरी 2 लड़कियां इटली जाकर आई है फ्लोर बॉल के लिए। ओह वाह! वो उनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है, हाँ, हाँ। दोनों भी जाकर आई है। तो आप बच्चों के साथ अभी आप जाते हैं या ऐसे अभी नहीं, कैसे? वो डिपेंड कर कैसे रहता है। स्पेशल ओलंपिक्स में कोच एक ही बार जा सकता है। एक अच्छा। विंटर गेम में, एक वर्ल्ड ये समर गेम, 2 होते 4-4 साल के बाद में। तो मैं समर वर्ल्ड गेम था तो उसमें गई थी। विंटर के लिए मैंने ट्राई किया था, अभी मैं विंटर में भी जा सकती थी। हम लोग तो कोविड के पहले से ही इसका चालू था कि फ्लोर बॉल का। उसके बाद में वो कोविड आया, कोविड के बाद में रशिया वॉर चालू हो गया, तो वो सब स्पोर्ट्स ही कैंसिल हो गए थे। अच्छा। उसके बाद में फिर से नेशनल चालू हो गए, और उसके बाद वो प्रिपरेटरी कैंप, उस तक वहाँ तक मैं गई थी, लेकिन लास्ट में मैं कैंसिल हो गई। ओके। तो मेरा नंबर नहीं लगा। वैसे रहते कुछ कुछ था, मुझे मालूम था मेरा नंबर है, लेकिन वो पॉलिटिक्स रहता है।
अच्छा उसके अच्छा उसमें उसके भी बारे में नहीं बोल सकती मैं कुछ क्योंकि 8 साल मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे कि हमारा पूरा सब कुछ रेडी होने के बाद में हम नहीं जा रहे, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरी दोनों भी लड़कियाँ गई थी, ओके। सेटिस्फाइड। बाहर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपको लगा कि नहीं यहाँ ये कंट्रीज़ में कुछ अलग है इन बच्चों के साथ ट्रीटमेंट, जब आप बाहर जाते हो तब स्पेशल किड्स के लिए या डिसेबल्ड्स के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट है, हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ आपका ऑब्जर्वेशन? हाँ, तभी जब स्टार्टिंग में गई थी मैं स्वीडन में, हम्म। तभी तो लगा था, तभी अपने इधर इतना नहीं फैसिलिटीज़ थे। अच्छा। वहाँ पे रैम ये सब कुछ बस में फैसिलिटीज़, हम्म। ग्राउंड उनके बहुत अच्छे, सब सुविधा अच्छी थी, जैसे टॉयलेट में वगैरह हैंडीकैप के लिए अलग, लेकिन ये सब अभी तो अपने इधर भी हो गया है, अच्छा, इंडिया में भी इतना इम्प्रूवमेंट हो गया हो है गया। अभी? रैम्प वगैरह सब अभी तो आ रहे हैं, लेकिन हम्म। सभी जगह नहीं दिखते, लेकिन हो गया। कुछ वैसे चैलेंजेबल जॉब यानी बातें होती है कि जैसे मेरे पास में एक ऑटिस्टिक लड़की है और वो एक्सीलेटर पे नहीं जा सकती थी हम्म। और उस ट्रेन में नहीं चढ़ती थी। हम्म। तो जब हम ताड़ोबा गए थे तो वो चढ़ ही नहीं रही थी ट्रेन में, चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको हमने 3-4 लोगों ने पकड़ के उसको ट्रेन में चढ़ाया, हम्म। चढ़ गई, वो बैठी चुपचाप बैठी। उसके बाद हम लोग ताड़ोबा गए तो वो सफारी में बैठने के लिए तैयार नहीं थी, अच्छा। सफारी में बैठ गई। बाद में उसको ये करने के बाद, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट तो कभी मिला नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में डर था वो कि नहीं मुझे चढ़ना आएगा या नहीं, मैं जा ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कभी रोती नहीं थी, ऐसे ये जो लाइट दिखे तो लाइट की तरफ ऐसे ही देखेगी, ऐसे ही देखती थी। हम्म। और एक बार मैंने एक ऐसे बस में हम लोग जा रहे थे कि किसी लड़के ने मस्ती की, तो मैंने उसको बहुत डांटा, इतना डांटा कि उसको लगा कि मुझे ही डांटा। वो लड़की जैसे बस से उतर गई तो रोने लगी। अच्छा, उसको लगा उसको ही डांटा है। हाँ, उसको क्या दिमाग में आया पता नहीं, लेकिन टीचर कभी डांटती नहीं है, टीचर तो डांटती नहीं है हमें, प्यार से ही बोलती है। इसको क्या हो गया सडनली, तो मेरा इफेक्ट उसके ऊपर हो गया और वो रोने लगी। उसकी माँ बोली ये जिंदगी में रोई नहीं लड़की, आज ये रोई कैसे। अच्छा। फिर उनके भी दिमाग में आया कि नहीं, टीचर ने उसको डांटा, हाँ। उसका इफेक्ट उसका। फिर मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत, तब शांत हो गई लड़की। तो ये भी एक चैलेंजेबल होता है हमारे लिए कि कुछ पॉजिटिव बातें होती है हमारे स्टूडेंट के साथ में, तो अच्छा लगता है। हाँ। अभी आपका आपका बेटा और मतलब उसका सोशली ये लोग कैसे रहते हैं, मतलब सबसे मिलते जुलते हैं, घुल मिल जाते हैं सबसे? हाँ, वो तो सोशली सबके साथ मिल जाता है। अच्छा। उसका ऐसा ही है, उसको तो बातें करने के लिए लोग ही चाहिए। और अच्छा। हमारे बच्चे में ये ज़्यादा खूबियाँ है कि उनको वॉचमैन के साथ बात करना अच्छा लगता है। अच्छा। घर के लोगों से ज़्यादा वॉचमैन से बात करेंगे, कोई ड्राइवर होगा गाड़ी का उसके साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा ही बच्चा करते, हर बच्चे वैसे ही है। हाँ। हाँ, उनको ज़्यादा उनके साथ में, पता नहीं क्यों, ये अभी तक मुझे भी नहीं समझ में आ रहा अच्छा। कि उनके साथ में सब बातें करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हमें डर लग, वैसे ये मेरा बेटा बहुत सोशल है। हाँ, हम्म। वो तो ये सबके साथ बातें ही करते रहेगा। तो हम जितना फ़ोन नहीं करेंगे वो दूसरों को फ़ोन करते बैठेगा। फैमिली मेंबर में जो भी जितने बाहर लोग रहेंगे ना, उनके साथ बातें करेंगे। हम बोलते कि नहीं बाबा, इसको नंबर मत दो। फिर इनका एक ग्रुप तो चाहिए ना। फिर मैं क्या करती हूँ, हर मीन किसी के भी बर्थडे होते हमारे घर में सेलिब्रेट करते, तो सब बच्चे आते, तो फिर उनको लगता है मैडम के घर में पार्टी है। हम्म। पार्टी है तो सबको डांस करने को मिलता है, सबको खाने को मिलता है, एक दूसरे के साथ शेयर करना को मिलता है, कि फ़ोटोज़ निकालने, ये सब वह करते हैं। अच्छा, सब कुछ वो लोग भी एंजॉय करते हाँ, हैं? एंजॉय करते। अरे एक लड़का ऐसा था, वो जब मेरे घर में उसको स्कूल में ऐसा हो गया था कि उसने कंप्यूटर का कुछ तो भी तोड़ फोड़ किया, कुछ तो भी निकाला था, तो टीचर ने बोला इसको 15 दिन लाना ही नहीं अभी। हम्म। उसने सब निकाल के वायर वायर निकाल के रख दिया, अभी मत लेके आओ। फिर उसकी बहन मुझे फ़ोन करती है, मैम ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले ठीक है, तू इधर लेके आ ना अपने इधर। मेरे घर में जब आया ना, वो इतना मस्तीखोर था कि अम्मा वो ये कुछ लिया उसने और टीवी के ऊपर ऐसे मारा। हम्म। अच्छा हो गया टीवी फूटा नहीं। और हर 2-3 दिन के बाद में कोई भी चीज़ लेके घर में जाता था। अच्छा। कोई इसकी वॉच होगी, वॉच लेके जाएगा, गॉगल होगा, गॉगल। हम 4 दिन 5 दिन ढूंढते ही बैठेंगे, फिर पता चलता है कि सोम लेके गया है। हाँ। और कभी एक बार तो इतनी छोटी सी मूर्ति थी गौतम बुद्ध की, वो लेके गया अपने कबर्ड में रखा, उसका रोज पूजा करता था, ऐसा हाथ जोड़ता था। अच्छा।
अब मुझे भी पता नहीं था कि कितने महीने हो गए। फिर एक दिन अचानक बोले मेरे हस्बैंड बोले कि ये कहाँ गई, तो मैं बोली अरे इसको ही फ़ोन करती, ये ही होगा। अच्छा। तो बोले हाँ मैम, मेरे घर में बहुत दिन से पता ही नहीं था, ये रोज़ पूजा करता। बोले आज दिन फिर उसने ला के दी। लेकिन आज वो लड़का ऐसा हो गया कि एक भी चीज़ बाहर नहीं लेके जाता, अपने घर नहीं लेके जाता। यानी इतना उसमें यानी चेंजेस आ गए कि मुझे भी वो टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं होगा। रील बनाता है खुद वो अभी, अच्छा। हाँ इंस्टा में डाल देता है, और क्या 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 फोटोज निकालता है और रील्स बनाता है, डालता है। यानी उसको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज है। ओके। बात बात नहीं करेगा, और वो मुझे माँ ही बोलेगा, हम्म। टीचर नहीं, माँ माँ किधर गई किधर गई किधर गई। उसको नहीं दिखेगी तो अच्छा नहीं लगता है, हम्म। तू कब आएगी तू कब आएगी। तो जो हम लोग इनोसेंट रहते सोचते वो। हैं जैसे बाकी सबके जैसे ये बच्चे भी नॉर्मली है। हाँ हम तो नॉर्मली बोलेंगे, हम इनमें इनसे हम लोग बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। हाँ। ये और सब अच्छे। यहाँ तक मेरी जर्नी आने के लिए हाँ। फर्स्ट तो मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना, हम्म। ये उसका इस यहाँ शादी के बाद जो मुझे उसने सपोर्ट किया यहाँ तक आने का, उसका अभी भी मुझे कोई चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। वो हर चीज़ के लिए उनका सपोर्ट रहता है। थैंक्स तो उनको ये पहले, और हाँ। मेरे बच्चे दोनों भी, मैं फैमिली मेम्बर्स, फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए, इतना बहुत बड़ा बहुत आप ज़रूरी। जब सबका स्टेप सपोर्ट लेते हो। मुझे मिला है फैमिली में, मैं सबको ही धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जो कलीग्स हैं, कलीग्स का भी मुझे कुछ भी कहीं प्रॉब्लम हुआ तो वो उनके साथ मैं शेयर करती हूँ, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। होप फाउंडेशन इसलिए निकाला कि क्योंकि एक पेरेंट्स जो है समदुखी है हम लोग, कि हमें मालूम है हमारे बच्चे हमारे साथ लाइफ, हमारी सांस जब तक चालू है तब तक हमारे साथ में ये है। तो हमें एक दूसरे का दुख पता है, वो पेरेंट्स को पता है, मुझे पता है। तो हम लोग जब एक साथ मिलते तो हम एक शेयर करते तो थोड़ा दुख कम हो जाता है। हर बच्चे का प्रॉब्लम अलग अलग है, तो कोई अपना प्रॉब्लम बताता है, हम अपना प्रॉब्लम, और उसके ऊपर सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल सकते हैं और निकालते हैं। इसलिए थोड़ा ये था कि पेरेंट्स का साथ में लेकर हम चल रहे हैं। और ये मेरे इसमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है मुझे, पेरेंट्स रहते हैं, कलीग्स है। सही है। यहाँ तक आने के लिए ये जो सब लोग जुड़े हुए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, कि बिना सपोर्ट का कुछ नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। और आज भी मैं चांट के लिए जाती हूँ, तो मेरा उसको रीडिंग नहीं आता, मेरे बेटे को कम आता है। रीडिंग राइटिंग वो हमारे बच्चे तो क्या देख देख के राइट करना ये लिखना चालू रहता उनका। तो उसको एक 4 लाइन्स का दिया था बोलने के लिए। तो हमारे चैंटिंग के ग्रुप में बोले नहीं वो पढ़ेगा। मैं बोली इतने हार्ड वर्ड्स भी है उसमें, पता नहीं। नहीं बोले आप ट्राई करो। तो वो जो चैंटिंग के ग्रुप में हमारे एक मेंबर थे, उन्होंने कल उसका 1 घंटा प्रैक्टिस लिया, और मैं भी लेती थी बीच बीच में। और आज वो लड़का सबके यानी 15-16 लोग थे उनके सामने उतना बोला हो, तो प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है, और पॉजिटिविटी आ जाती है कि नहीं हम कर सकते, कुछ तो भी कर सकते हैं। कि उनको ट्रेनिंग दो, उनको वहाँ तक पहुँचाना है हमें, तो हमारे इसमें भी वो गोल होना चाहिए कि नहीं यहाँ तक जाने के लिए हमें भी मेहनत करनी है, और बच्चे ने भी में, और उसका इंटरेस्ट भी कितना है वो भी देखना है। और वो खुद मेरा बेटा चैंटिंग रोज़ करता है, उठेगा नहाएगा पहले चैंटिंग करेगा, और बिना नहाए नाश्ता नहीं करेगा। पहले उसको मालूम था आज जाने का है मुझे, पहले जल्दी उठेगा। उसकी कुछ आदतें बहुत अच्छी है, कभी किसी को नहीं उठाता है, वो खुद उठेगा, कोई सोया है तो नहीं उठाएगा। अभी ये सारे डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं कि इन बच्चों को भी नॉर्मल स्कूल में लेना या सोसाइटी में मिंगल करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, अभी हो भी रहा है। वैसे बहुत सारे स्कूल में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, कि जैसे नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे। पहले तो ऐसा था कि पेरेंट्स से एक्सेप्ट नहीं करते थे। नॉर्मल पेरेंट्स बोलते कि नहीं ये अगर ये बच्चा है तो हम हमारा लोग बच्चा नहीं आएंगे। ये हाँ। स्कूल में नहीं पढ़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे इश्यूज हुए थे, लेकिन अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। बट आप जैसे लोगों का इसमें बहुत योगदान है, और सोसाइटी को नॉर्मलाइज, ये सब चीज़ों से नॉर्मलाइज करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे संधि दी।